जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारे फ्रिज, टीवी, सोफे जैसी बेजान चीजें तुमसे बातें करने लगे। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है कोरियन ड्रामा में। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है ज़ेन नाम के एक मशहूर चोर से जो आए दिन म्यूजियम्स में डाका डालता था। एक दिन वो जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद एक म्यूजियम से एक बेशकीमती मूर्ति चुराने में कामयाब हो गया। लेकिन इस मूर्ति के साथ बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। लोगों का मानना था कि आज तक जिसने भी इस मूर्ति को चुराया वो किसी न किसी तरह पागल हो गया। इस मूर्ति को चुराने के बाद ज़ेन सीधा अपने पार्टनर ब्रदर हे के पास गया। उसने म्यूजियम से चुराई हुई सारी चीजें हे को बेच दी, लेकिन वो मूर्ति अपने पास ही रख ली। इस बात से ब्रदर हे का खरीदार एडम काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने तो मूर्ति चुराने का ऑर्डर दिया था। बाद में रात के समय ज़ेन अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था कि उसने देखा कि एक गाड़ी ढलान से नीचे जा रही थी। उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पर बिजली गिर गई और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर उसे सपना आया कि जब वो स्कूल में था तो उसके प्रिंसिपल ने उसे चोरी करने की कड़ी सजा दी थी, लेकिन असल में ये सब उसके दोस्तों का किया धरा था। इस चक्कर में ज़ेन को पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होना पड़ा। उस दिन उसने गुस्से में आकर भगवान से कह दिया कि अगर उसने सच में पैसे चुराए हैं तो उस पर बिजली गिर जाए। इसके बाद उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। अचानक उसने देखा कि उसकी बाजू की नसें एकदम लाल हो गई थी। हालांकि ज़ेन ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना फ्रिज खोला। पहली नजर में उसे फ्रिज में किसी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद जब वो हल्का होने गया तो उसका टॉयलेट इंसान में बदल गया और उससे बातें करने लगा। ज़ेन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सपना है या हकीकत। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसका सोफा भी बोलने लगा। फिर उसका बिल्ला भी उसे कहने लगा, तन्हाई में जिंदगी नहीं कटती भाई, बस एक बिल्ली ला दे प्लीज। इसी तरह उसका टीवी, पौधे और ठरकी बिल्ला सब उससे इंसान बनकर बातें करने लगे। ज़ेन काफी डर गया और तुरंत उस मूर्ति को उठाकर घर से बाहर निकला। तभी उसने एक आदमी को उसकी गाड़ी पर पेशाब करते हुए देखा तो वो उसे डांटने लगा, लेकिन ये तो असल में एक कुत्ता था। अब ज़ेन को लग रहा था कि उसके सर पर बिजली गिरने की वजह से उसके दिमाग का सर्किट तो हिल चुका है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी भी एक बूढ़े आदमी में बदल गई और उसने गाड़ी को धीरे चलाने को कहा। बेचारा ज़ेन बौखलाकर गाड़ी से बाहर ही कूद गया और एक मूर्ति के साथ बीच पर आकर बैठ गया। जब उसने बैग खोला तो वो मूर्ति भी उससे बात करने लगी। उस आदमी ने कहा कि ज़ेन ने मूर्ति चुराकर अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। ये डॉक्टर असल में वही प्रिंसिपल था जिसने ज़ेन को चोरी की सजा दी थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सारी मुर्दा चीजें ज़ेन से बातें कर रही हैं। तभी डॉक्टर का कंप्यूटर भी एक इंसान में बदल गया और ज़ेन से बातें करने लगा। क्योंकि डॉक्टर मान नहीं रहा था कि ज़ेन बेजान चीजों से बातें कर सकता है, तो सबूत के तौर पर ज़ेन ने डॉक्टर से कहा, हाँ ठीक है मत मान, लेकिन तेरे कंप्यूटर ने बता दिया जो तू अश्लील फिल्में देखता है उनके बारे में। ये सुनते ही डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिरकार उसने ज़ेन को दिमाग के डॉक्टर के पास जाने को कहा। वहाँ से निकलते ही ज़ेन की टक्कर उसकी बचपन की दोस्त कियोमी से हो गई। ज़ेन उसे काफी पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। फिर उसने कियोमी से पूछा कि क्या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें इंसान चीजों से बातें करने लगे, लेकिन कियोमी ने हंसकर उसे अपना कार्ड दे दिया। उससे मिलकर ज़ेन का दिल काफी खुश हो गया। उसने अपनी गाड़ी को उससे भी बात करने को कहा, लेकिन गाड़ी ने साफ मना कर दिया। कुछ मिनटों बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। जब ज़ेन ने बाहर निकलकर देखा तो इंजन में जोरदार धमाका हुआ और वो उड़कर दूर गिर गया। हालांकि किसी तरह मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर मूर्ति ने इंसान का रूप लेकर कहा कि ज़ेन को एक अच्छा इंसान बनकर चोरी की सारी चीजें लौटा देनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह उसकी चीजों से बात करने की बीमारी ठीक हो सकती है। फिर कुछ देर बाद मैकेनिक गाड़ी देखने आया तो उसने कहा कि गाड़ी को ठीक करना तो नामुमकिन है, इसलिए बढ़िया तो यही रहेगा कि इसे कबाड़ में दे दे। गाड़ी के जाने के बाद ज़ेन को सड़क पर एक लाल मुखौटा मिला। मुखौटे ने उसे बताया कि 4 चोर एक गहनों की दुकान में डाका डालने जा रहे हैं। वो चोर रास्ते में ही थे और एक चोर का मुखौटा खो गया था, इसलिए उन्होंने एक औरत को अगवा करके उसकी स्कर्ट से मुखौटा बना लिया। लेकिन जैसे ही वो दुकान में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं धर दबोचा। असल में ज़ेन ने कुछ घंटे पहले ही पुलिस को इसकी खबर दे दी थी। पहले तो पुलिस वाले ने वही कहा जो शायद कोई भी नॉर्मल आदमी कहेगा, पीके है क्या। लेकिन जब ज़ेन ने उसके टेबल से बातें करके उसके राज बता दिए तो पुलिस वाले को यकीन हो गया। खैर चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस वाले ने ज़ेन को अपने किसी घर वाले को फोन करने को कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका दिमाग सच में सटक चुका है। ज़ेन ने कियोमी को वहाँ बुलाया और उसने पुलिस वालों को बता दिया कि ज़ेन अभी थोड़ा बीमार है। इसके बाद वो दोनों बीच पर गए और ज़ेन ने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन लाजमी सी बात है कि कियोमी को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि वो फिर भी ठीक होने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। ज़ेन भी जानबूझकर पागलों जैसी हरकतें करने लगा ताकि उसे कियोमी के करीब आने का मौका मिले। फिर कियोमी के जाने के बाद जैसे ही ज़ेन बेंच से उठा उस पर जोरदार बिजली गिर गई। वो बेंच उसी वक्त इंसान में बदलकर ज़ेन के पीछे पड़ गया, क्योंकि उसी की वजह से उस पर बिजली गिरी थी। खैर रात को ज़ेन ने म्यूजियम में जाकर मूर्ति वापस रख दी ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन मूर्ति ने कहा कि ये सब तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि ज़ेन फिर भी मूर्ति को वहीं छोड़कर घर लौट आया। अगले दिन ब्रदर हे को खबर मिली कि चोर ने मूर्ति लौटा दी है। अब एडम उस पर मूर्ति लाने का दबाव बनाने लगा, क्योंकि हे आधे पैसे ले भी चुका था। उधर कियोमी ने सभी डॉक्टर्स के साथ ज़ेन के इलाज के बारे में बातचीत की। उनका प्रिंसिपल भी वहाँ मौजूद था। डॉक्टर्स का कहना था कि ज़ेन तो बीमारी का नाटक करके कियोमी के करीब आना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल को कियोमी की बात पर यकीन था। इसको तो यकीन करना ही पड़ेगा, इसकी पोल जो खोल दी कंप्यूटर ने। फिर रात को ज़ेन एक मंदिर में एक पुरानी किताब लौटाने गया। उसे कुछ लोग तलवारबाजी करते दिखाई दिए, लेकिन वो तो बस मूर्तियां थी। तभी एक भिक्षु ने आकर उससे किताब ले ली और अच्छाई की राह पर चलने के लिए ज़ेन की तारीफ की। अगले दिन कियोमी उसे एक मैदान में ले आई जहाँ बारिश होने वाली थी। उसने ज़ेन को एक एंटीना पहनाया ताकि उस पर फिर से बिजली गिरे और उसका दिमाग ठीक हो जाए। अबे ये कहाँ की डॉक्टर है, चाइना जो जा रहे हैं ना, वापस आ जाओ भाई। खैर उसकी ये तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि हमारे ज़ेन भैया में इतना दिमाग तो था कि सर पे बिजलियां नहीं गिरवानी है जानबूझकर। वहाँ से वापस आते हुए उसने कियोमी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बचपन में सिर्फ उसने ही ज़ेन पर यकीन किया था। वो अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर
पर एक पीला छाता हमेशा अपने पास रखती थी। जब जेन ने उस छाते के बारे में पूछा तो क्योमी ने बताया कि कुछ साल पहले किसी कुत्ते ने वो छाता चुरा लिया था। उसे क्या पता था कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि जेन ही था। उसने घर लौटकर छाते से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन छाते ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने वो मशहूर पेंटिंग मोनालिसा तक चुरा रखी थी। वो उसकी जांच करवाने म्यूजियम पहुंचा, जहां आर्टिस्ट एडम मौजूद था। ये वही एडम था जिसने ब्रदर हे को मूर्ति चुराने के पैसे दिए थे। दरअसल वो अपनी आर्ट गैलरी की आड़ में गैर कानूनी बिजनेस चला रहा था। जेन ने देखा कि क्योमी भी वहाँ मौजूद थी। जब जेन को पता चला कि वो एडम से प्यार करती है तो वो तुरंत वहाँ से निकल आया। अगले दिन हॉस्पिटल में क्योमी झूठ पकड़ने वाली मशीन लेकर आई ताकि पता चल सके कि जेन को सच में कोई बीमारी है भी या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसे बहुत जरूरी काम आ गया। कुछ देर बाद जेन एडम से फिर से मिलने गया, जहाँ वो एक लड़की की बिना कपड़ों की पेंटिंग बना रहा था। वो समझ गया कि एडम क्योमी को धोखा दे रहा है। उस रात जेन सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि उसे क्योमी को सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पौधे ने कहा कि उसे क्योमी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। अगले दिन क्योमी जेन को हॉट एयर बैलून में घुमाने ले गई। उसे याद था कि आज जेन का जन्मदिन है, इसलिए वो उसके लिए केक भी ले गई थी। ये सब देखकर जेन को काफी खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही उसने क्योमी को एडम से बात करते सुन लिया और उसके बाद तो भैया की जल गई। अगले दिन जेन ने एडम को असली मोनालिसा पेंटिंग दिखाई, लेकिन एडम को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर जेन ने नजर चुराकर उसके फोन से उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज कर दिया। अगले दिन क्योमी के साथ साथ सारी लड़कियों ने मिलकर उन्हें धोखा देने के लिए एडम की खूब धुनाई की। फिर रात को क्योमी एडम की यादें भुलाने के लिए जेन के साथ क्लब में गई। जब वो पीकर एकदम टल्ली हो गई तो जेन उसे अपने घर ले आया। उसने तुरंत वो पीला छाता छिपा दिया और दोनों ने रात भर बैठकर टीवी देखा। उधर एडम ने डॉक्टर हे को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि जेन ने उसके बेजान फोन से बात करके उसका पासवर्ड मांग लिया और फिर उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज भी भेजा। एडम कई दिनों से जेन पर नजर रखे हुए था और उसने उसकी सारी शक्तियों के बारे में हे को भी बता दिया, लेकिन बाकी सब की तरह ब्रदर हे को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। इधर जेन की चीजें उस पर क्योमी का छाता लौटाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन जेन चिढ़कर कबाड़ खाने में अपनी पुरानी गाड़ी को आखिरी बार देखने चला गया। फिर गाड़ी के इंसानी रूप ने उसे बताया कि जब जेन चोरी करने जाता था तो वो जानबूझकर खराब हो जाती ताकि वो जेन को बुरे काम करने से रोक सके। आखिरकार जेन ने उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया और गाड़ी कुचल दी गई। इस घटना के बाद जेन क्योमी से मिला और उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बताने लगा। फिर उसने उसका पीला छाता लौटाकर उससे माफी भी मांगी। क्योमी ने कहा कि अगर उसमें सच में शक्तियां हैं तो छाते से पूछकर बताए कि उसकी माँ के आखिरी शब्द क्या थे, लेकिन छाते ने कोई बात नहीं की। इसलिए क्योमी जेन से गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। खैर घर लौटकर जेन ने देखा कि उसकी बाजू की आखिरी नस का रंग भी अब ठीक हो गया था। इसका मतलब शायद ये था कि अब उसने अपने सारे बुरे कामों को ठीक कर लिया और अब वो एक आम आदमी की तरह चीजों से बातें नहीं कर पाएगा। तभी ब्रदर हे ने उसे फोन करके धमकी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो क्योमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। जेन भागकर वहाँ पहुंचा तो पता चला कि हे चाहता है कि जेन एक लॉकर से बात करके उसका पासवर्ड पता करे, क्योंकि उसके अंदर बेशकीमती हथियार थे। बात सीधी है कि अगर जेन नाकामयाब रहा तो वो क्योमी को मार डालेंगे। उसने क्योमी को बांधकर छत से लटका रखा था। आखिरकार जेन ने लॉकर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा भी कि अब उसकी शक्तियां जा चुकी हैं, लेकिन हे ने उसके सर पर बंदूक रख दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस ने ऐन वक्त पर आकर उन दोनों को बचा लिया। जब वो घर लौटा तो सारी चीजें देखकर उसे उनकी बकबक याद आने लगी। आखिरकार हम देखते हैं कि क्योमी ने भी उसे माफ कर दिया और एंड में दोनों उसके पीले छाते के नीचे बारिश में रोम रोम रोमांटिक कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।